बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरा शौहर स्किन स्पेशलिस्ट था। उसके क्लिनिक का चर्चा बहुत दूर दूर तक था। एक सुबह मैं सोकर उठी तो मेरे चेहरे पर खारिश होने लगी और सारा चेहरा सुर्ख धब्बों से भर गया। मैंने अपने शौहर से इलाज करने को कहा तो उसके चेहरे का रंग फक हो गया और बोला, हल्की सी एलर्जी है, खुद ब खुद ठीक हो जाएगी। मगर मेरी तकलीफ बढ़ती ही चली गई। मैं शौहर से चोरी छुपे दूसरे डॉक्टर के पास चली गई तो वो बोला, ये एलर्जी एक खास किस्म की दवा इस्तेमाल करने से होती है, जबकि मैं तो कोई दवा इस्तेमाल ही नहीं करती थी। मैं परेशानी के आलम में खर गई तो सामने का मंजर देखकर दंग रह गई, क्योंकि वहां तो मेरा ही। मैं सोकर उठी तो चेहरे पर जलन सी महसूस हो रही थी। मैं जल्दी से बाथरूम गई और ठंडे ठंडे पानी से चेहरा धोने लगी थी, मगर ये जलन थी कि बढ़ती ही चली जा रही थी। मैंने आईने में चेहरा देखा तो सुर्ख धब्बों से भर चुका था। मैं घबरा गई और जल्दी से अपने शौहर के पास आकर खड़ी हो गई। वो अपने अस्पताल जाने के लिए तैयार हो रहे थे। मैं बोली, तैमूर, ये देखें मेरे चेहरे पर क्या हो गया है, जलन से मेरी जान निकल रही है। तैमूर जल्दी से मेरी जानिब मुतवज्जा हुए और मेरे चेहरे को देखकर परेशान हो गए थे। वो बोले, सोनिया, रात को सोने से पहले तुमने चेहरे पर कुछ लगाया तो नहीं था? ये ना हो कि कोई एक्सपायर प्रोडक्ट इस्तेमाल कर लिया हो। मैंने जोर जोर से नफी में सर हिलाया और बोली, नहीं तैमूर, मैंने कुछ भी नहीं लगाया था। आपके सामने ही था कि कल तो मुझे इतनी जल्दी नींद आ गई थी कि मैंने अपना 9 बजे वाला ड्रामा भी मिस कर दिया था। तैमूर ने एक बार फिर से मेरे चेहरे का जायजा लिया और बोले, फिर परेशानी की कोई बात नहीं है। असल में मौसम तब्दील हो रहा है ना, इसीलिए पसीना आता है। तुम औरतें बेपरवाही से अपने दुपट्टों के साथ ही चेहरा खुश करने लगती हो। ये भी नहीं देखती कि ये दुपट्टा शैफून का है या फिर नेट का। तुम बस आज सारा दिन एहतियात करना, चूल्हे के पास मत जाना। खाना मैं वापसी पर पकड़ लाऊंगा। तुम बस ठंडे पानी से चेहरा धोती रहना और बर्फ से टिकोर करती रहना। मैंने इस बात में सर हिला दिया तो तैमूर तैयार होकर अपने क्लिनिक चले गए थे। मैंने तैमूर की बातों पर गौर किया तो याद आया कि कल मैंने जो सूट पहना था उसका दुपट्टा शैफून का ही था। मैंने अपना सर पीट लिया था कि मैंने कितनी बड़ी बेवकूफ़ी कर दी थी। मैं सारा दिन तैमूर के बताए हुए तरीके पर अमल करती रही थी। मेरी सास भी मेरी तकलीफ पर बड़ी गमज़दा सी थी। वो बोली, बहू, तुम बस एसी लगाकर अपने कमरे में लेटी रहो, पसीना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। मैं अपने कमरे में ही रही थी। अब मुझे काफ़ी इफाका हो गया था। तैमूर हमारे शहर के बहुत मशहूर स्किन स्पेशलिस्ट थे। वो मिनटों में बीमारी की जड़ पकड़ लेते थे। मैंने सोचा कि अगर कोई मसला हो भी गया तो भी खैर है, क्योंकि मेरे तो घर का डॉक्टर था, इसलिए मुझे फिक्र की जरूरत न थी। शाम में तैमूर हस्बे वादा खाना बाहर से ही ले आए थे। तैमूर एक बहुत ही अच्छे और ख्याल रखने वाले शौहर थे। उन्होंने कभी मुझे नखरे नहीं दिखाए थे, बल्कि हमेशा मेरी ही राय को मुकद्दम जाना था। तैमूर अस्पताल से लौटते ही मेरे पास आए और मेरा चेहरा देखकर शुक्र करने लगे और बोले, या अल्लाह, तेरा शुक्र है कि तूने मेरी प्यारी सी बीवी का चेहरा खराब होने से बचा लिया। मैं हंस दी थी। आधी रात मेरी आंख बड़ी शदीद तकलीफ से खुल गई थी। मैं उठते ही चीखने लगी थी। तैमूर भी जल्दी से उठ बैठे थे। उन्होंने जल्दी से लाइट ऑन कर दी थी। मैं उठकर बाथरूम की जानिब भागी और पानी के ठंडे ठंडे छींटे चेहरे पर डालने लगी थी। फिर मैं बाहर निकली तो तैमूर परेशान खड़े थे। वो बोले, क्या बात है सोनिया, तुम इस तरह क्यों रो रही हो? मैंने सिसकते हुए कहा, तैमूर, मेरे चेहरे पर बहुत जलन है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने गरम गरम घी मेरे रुखसारों पर डाल दिया हो। आप मुझे अस्पताल ले चलें, नहीं तो ऐसा लगता है कि मेरे चेहरे से मांस उतर जाएगा। तैमूर जल्दी से फ्रिज से बर्फ ले आए और बर्फ के साथ मेरे चेहरे पर टिकोर करने लगे थे। साथ साथ वो मुझे कहते जा रहे थे कि सोनिया, तुम परेशान मत हो, ये मामूली सी जलन बहुत जल्द ठीक हो जाएगी। तुम्हें फिक्र की जरूरत नहीं है। कल मेरी क्लिनिक पर एक औरत आई थी, उसके रुखसार भी बिल्कुल तुम्हारे जैसे ही हो चुके थे। उसने भी चेहरे को शैफून के दुपट्टे के साथ रगड़ डाला था। कल मैंने उसे जो दवा दी थी तुम्हारे लिए भी ले आऊंगा। अब मेरी जलन कदरे बेहतर हो चुकी थी। मैं बोली, नहीं तैमूर, कल आप मेरे लिए दवा मत लेकर आना, बल्कि मैं भी आपके साथ ही क्लिनिक चलूंगी। तैमूर बोले, सोनिया, क्लिनिक जाने का मकसद सिर्फ डॉक्टर को अपनी कंडीशन दिखाना होता है। मैं तुम्हारी हालत देख चुका हूं। दवाई कल घर पहुंच जाएगी।
तैमूर की बात मुनासिब थी, इसीलिए मैंने सर हिला दिया था। सुबह मेरा चेहरा काफी हद तक बेहतर हो चुका था। शाम में मेरे शौहर मेरे लिए मरहम ले आए थे। वो बोले, इसे मुतासरा हिस्से पर लगा लो। मैंने उनकी हिदायत पर अमल किया तो मुझे काफी हद तक सुकून आ गया था। अब मैं तैमूर की लाई हुई ट्यूब दिन में 3-4 दफा लगाती थी। ये ट्यूब लगाने से मेरे 2-3 घंटे आराम से निकल जाते थे, लेकिन फिर से जलन होने लगती थी। मैंने तैमूर से कहा कि जब तक ये दवा चेहरे पर लगाती हूं तब तक ही सुकून रहता है, मगर फिर से जलन होने लगती है। मुझे ऐसा लगता है जैसे कि इस सब की वजह कुछ और ही है, ये सिर्फ पसीने की वजह से नहीं हुआ। तैमूर बोले, सोनिया, मुझे असल बात बताओ, क्या हुआ था? तुमने ऐसा क्या किया था कि तुम्हारा चेहरा ठीक होने के बजाय खराब होता जा रहा है? मैं चुपचाप तैमूर के सामने से हट गई थी। मैं सोचने लगी थी कि मैंने चेहरे पर क्या लगाया था। मैंने अपनी फाउंडेशन की एक्सपायरी डेट भी देख ली थी, मगर अभी उसकी मयाद खत्म होने में पूरे 2 साल पड़े थे। तभी मेरा ध्यान अपने तकिए पर गया था। जिस रात मेरे चेहरे पर जलन शुरू हुई थी, उस रात मैंने नया तकिया इस्तेमाल किया था। चंद दिन पहले मेरी शादी की सालगिरह थी। मेरे शौहर तैमूर अपने क्लिनिक गए हुए थे। मैं उनका बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रही थी कि वो कब वापस आएंगे और न जाने मेरे लिए क्या तोहफा लेकर आएंगे। लेकिन आज वो खिलाफे मामूल काफी लेट हो गए थे। मैं टेंशन में यहां वहां ठहर रही थी। मेरी सास बोली, सोनिया, तैमूर को फोन करके पूछो कि वो अभी तक वापस क्यों नहीं आया। खुदा खैर करे, मेरा बड़ा दिल घबरा रहा है। मैंने जल्दी से तैमूर का नंबर डायल किया, मगर फोन उठाने वाला तैमूर नहीं, कोई और ही था। वो बोला, आप तैमूर के घर से बात कर रही हैं? मैं जल्दी से बोली, जी जी, मैं तैमूर की बीवी बात कर रही हूं। आप कौन हैं? वो शख्स बोला, मैं सिटी हॉस्पिटल से बात कर रहा हूं। आपके शौहर का एक्सीडेंट हो चुका है, आप जल्दी से अस्पताल पहुंच जाएं। मुझे तो चक्कर आने लगे थे। मैंने जल्दी से कुर्सी का सहारा ले लिया कि कहीं जमीन पर ही न गिर जाऊं। मेरी सास भी बड़ी परेशान थी। वो बोली, बहू, क्या हुआ है? मेरा तैमूर तो ठीक है ना? मैं बोली, नहीं, वो ठीक नहीं है, उनका एक्सीडेंट हो चुका है। मेरी सास और ससुर जल्दी से उठकर खड़े हुए थे। हम तीनों बेहद घबराए हुए थे। अस्पताल पहुंचते ही मैंने तैमूर का पूछा तो एक नर्स ने बताया कि वो अब पहले से बेहतर है। फिर वो हमें तैमूर के पास ले गई। तैमूर बेड पर नींद दराज थे, जबकि उनके सर पर और हाथ पर पट्टी बंधी हुई थी। मैं ज़ारो कतार रोने लगी थी। तैमूर हमें देखकर जल्दी से बैठने की कोशिश करने लगे थे। वो बोले, घबराए नहीं, मैं ठीक हूं, फिक्र की कोई बात नहीं है। लेकिन मैं अपने शौहर को यूं पट्टियों में जकड़ा हुआ नहीं देख सकती थी। तैमूर हमें दिलासा देते रहे। फिर डॉक्टर ने हमें डिस्चार्ज कर दिया तो हमने वापसी की राह ली। गाड़ी मेरे ससुर चला रहे थे, जबकि मैं और तैमूर पीछे बैठे थे। तैमूर हंसकर बोले, सोनिया, एक बात तो बताओ, तुम्हारे ये आंसू मेरे एक्सीडेंट की खबर सुनकर बहे थे या एनिवर्सरी गिफ्ट हाथ से निकल जाने पर बहे थे? मैं शोक हुई और बोली, गिफ्ट हाथ से निकल जाने पर ही रोई थी, आपकी मुझे कहां फिक्र है। तैमूर हंसकर अपने अब्बू से बोले, अब्बू, यहां गाड़ी रोकिएगा, मैंने अपनी बीवी के लिए तोहफा लेना है। हम सब ने हैरत से तैमूर की तरफ देखा था, क्योंकि हम जिस रास्ते पर जा रहे थे वहां ऐसी कोई मार्केट नहीं थी जहां से शादी का तोहफा लिया जा सके। मेरे ससुर ने गाड़ी रोक दी तो तैमूर यूं ही एक मार्केट में घुस गए और 10 मिनट बाद ही वापस आ गए। दूर से ही नजर आ रहा था कि उन्होंने हाथ में कोई बड़ी सी चीज पकड़ी हुई है। मेरी सास हंसकर बोली, बहू, लगता है टेडी बेयर का तोहफा मिलने वाला है। इतने में तैमूर मेरे हमरा आकर बैठ गए और बोले, ये ले बेगम, आपका तोहफा। मैंने जल्दी से शॉपर उतार कर देखा तो मैं शशदर रह गई थी, क्योंकि उस शॉपर में तो एक सिरहाना पड़ा हुआ था। मेरी आंखों में एकदम ही आंसू आ गए थे। मैं बोली, तैमूर, ये कैसा तोहफा है? तैमूर बोले, ये तोहफा मैंने पहले से सोच कर तो नहीं रखा था, मगर जब मार्केट में दाखिल हुआ तो ये ख्याल आया कि जिस तरह तुम मेरे आराम का ख्याल रखती हो, मुझे भी तुम्हारे लिए आरामदेह तोहफा ही लेना चाहिए। इसीलिए मैंने ये तकिया ले लिया है। इस पर तुम पुरसुकून नींद सोया करोगी तो मुझे बहुत खुशी होगी। मैं खामोश हो गई थी।
जबकि मेरे सास ससुर हंसने लगे थे। मेरे ससुर बोले, तैमूर, आज तो लगता है तुम्हारी पिटाई होने वाली है, क्योंकि बहू बहुत गुस्से में है। मेरी शादीशुदा जिंदगी बहुत खुशगवार थी। मेरी सास ससुर मुझ पर जान निछावर करते थे, जबकि शौहर मुझसे बेइंतहा मोहब्बत करते थे। मैंने तैमूर की खुशी के खातिर वो तोहफा कबूल कर लिया था। अगर जिस रात मैंने वो सिरहाना इस्तेमाल किया था, उसी रात से मुझे ये जलन होने लगी थी। मैंने वो सिरहाना उठाकर बाहर लॉन में फेंक दिया था। थोड़ी देर बाद ही तैमूर कमरे में दाखिल हुए तो उन्होंने हाथ में वही सिरहाना पकड़ा हुआ था, जबकि उनकी आंखों में बड़ी बेयकीनी सी थी। वो बोले, सोनिया, तुमने मेरे तोहफे को यूं फेंक दिया? मुझे तुमसे इस चीज की उम्मीद नहीं थी। मैं घबरा गई और बोली, तैमूर, मुझे याद आया कि जिस रात से मैंने ये सिरहाना इस्तेमाल करना शुरू किया है, उसी रात से मेरे चेहरे पर यह एलर्जी सी हो गई है। मुझे लगा शायद ये सिरहाना ही ठीक नहीं है, इसीलिए फेंक दिया था। तैमूर इस्तेहज़ाई अंदाज में हंसकर बोले, हाँ सोनिया, तुम औरतों को तोहफे में हीरे जवाहरात ही चाहिए होते हैं। इस बेमाया तोहफे की तुम्हें भला क्या कदर हो सकती है? तुम्हारी सालगिरह पर मैंने तुम्हें जो गोल्ड का सेट दिया था, वो भी तुम्हारी गर्दन में चुभता था। तुमने उसे उठाकर लॉन में क्यों नहीं फेंका था? तुम उसे सुनार के पास ले गई थी, लेकिन तुमने मेरी चाहत से लाए हुए तोहफे को यूं फेंक कर अच्छा नहीं किया। तैमूर वो सिरहाना दीवार में मारकर बाहर निकल गए थे और मैं परेशान ही रह गई थी कि आखिर ये क्या हो गया है। अब मैं अपने शौहर के गुस्से की परवाह करती या अपने चेहरे की? मैंने वो तकिया उठाकर एक बार फिर अपने पेट पर रख लिया था। अगर मेरी समझ से ये बाहर था कि तैमूर इस मामूली से तकिए की वजह से मुझसे क्यों झगड़ रहे हैं। रात जब तैमूर कमरे में आए और मुझे तकिए पर लेटा देखा तो उनका मूड एक लम्हे में ही खुशगवार हो गया था। वो मुझसे बड़ी देर बातें करते रहे थे और फिर सो गए। तो मैंने वो तकिया उठाकर नीचे रख दिया और खुद दूसरे तकिए पर सो गई थी। अब मैं हर शब तैमूर के सामने उनका लाया हुआ तकिया इस्तेमाल करती थी, मगर जैसे ही वो सोते मैं वो तकिया तब्दील कर लेती थी। अब मेरा चेहरा बिल्कुल साफ हो गया था। लेकिन मैंने एक बात नोट की थी कि तैमूर खुश होने के बजाय परेशान रहने लगे थे। वो मुझसे बार बार पूछते कि सोनिया, तुम्हारा चेहरा साफ कैसे हो गया? मुझे उनका ये रवैया शक में डाल रहा था, मगर मैं अपने शौहर पर शक नहीं करना चाहती थी। मेरी और तैमूर की पसंद की शादी थी। मैं एक बहुत ही दीनदार और पर्दे वाले घराने से ताल्लुक रखती थी। हमारे यहाँ चेहरा तो दूर की बात है, हाथ भी नंगे नहीं छोड़े जाते थे, और मैं शुरू ही से इन सब की आदी थी। मुझे अपने पर्दे से प्यार था और अपने घराने पर फख्र। घर में सभी मेरी नेक खसलत से वाकिफ थे, इसीलिए मुझे यूनिवर्सिटी की तालीम हासिल करने की इजाज़त भी मिल गई थी। मैंने अपने पर्दे का पास रखा और बहुत अच्छे नंबरों से मैंने यूनिवर्सिटी की तालीम भी हासिल कर ली थी। अब्बू से मैंने एक स्कूल में जॉब की इजाज़त मांगी थी। मौलिम होना तो बड़ी अच्छी बात थी, ये तो हमारे नबियों का पेशा था, इसीलिए मुझे इजाज़त मिल गई थी। सब कुछ ठीक ठीक जा रहा था, मगर मैं जिस बस से रोज़ाना स्कूल जाती थी, उसी बस से तैमूर रोज़ाना ऑफिस जाते थे। वो मुझे बहुत अच्छे लगे थे। जिंदगी में पहली बार कोई मर्द अच्छा लगा था। यूं ही इशारे करते कराते हमने नंबरों का तबादला भी कर लिया था। अब हमारी ये पसंदीदगी मोहब्बत में बदल चुकी थी। तैमूर मेरे घर रिश्ता लाना चाहते थे, मगर मैंने उनको सख्ती से मना कर दिया था। मैं बोली, तैमूर, हमारे यहाँ शादी सिर्फ और सिर्फ खानदान में ही होती है। आप रिश्ता भेजोगे तो आपके वालिदैन को बेइज्जती के सिवा कुछ भी नहीं मिलेगा। तैमूर बोले, सोनिया, मैं तो तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। ऐसा करते हैं, हम भाग कर शादी कर लेते हैं। न जाने शैतान ने मुझ पर कैसा जोर किया था कि मैं कोई और हल निकालने के बजाय सच में तैमूर के साथ भाग गई थी। हम दोनों ने कोर्ट मैरिज कर ली थी। फिर तैमूर मुझे अपने साथ घर ले गए थे। तैमूर के वालिदैन ने मुझे खुले दिल से कबूल कर लिया था। उन्होंने मुझे सच में बेटी बना लिया था। उन्होंने कभी भी मुझे मेरे माजी का ताना नहीं दिया। तैमूर अक्सर कहा करते थे कि मुझे तुम्हारे इस प्यारे से चेहरे से बड़ी मोहब्बत है। वो मेरा बेइंतहा ख्याल रखते थे। अब भला मैं उन पर शक कर भी कैसे सकती थी? लेकिन कुछ ना कुछ तो गलत था, इतना तो मैं जानती ही थी। तैमूर मुझसे जब बार बार ये सवाल करते कि सोनिया, तुम तकिया इस्तेमाल तो करती हो ना, मुझे शक में डाल जाता था और मैं इस शक के साथ मजीद गुजारा नहीं कर सकती थी। इसीलिए
मैंने उस तकिए का राज मालूम करने की ठान ली थी। मैंने फिर से वो तकिया इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। आधी रात मेरी आंख जलन से खुली थी। मेरा चेहरा बुरी तरह जल रहा था। बस इतना ही नहीं, मेरी गर्दन भी सुर्ख धब्बों से भर गई थी। मैं जलन से कराहने लगी थी। तैमूर मेरी आवाज सुनकर उठ बैठे थे। वो बोले, क्या मसला है, क्यों रो रही हो? मैं गुस्से से चीख कर बोली, तैमूर, आप मुझे बताएंगे कि आपको क्या मसला है। आज मुझे सब कुछ सच सच जानना है कि इस तकिए में ऐसा क्या है कि जब भी मैं इसे इस्तेमाल करती हूं मेरा चेहरा जलने लगता है। आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? तैमूर की आंखों में बड़ी बेयकीनी थी। वो बोले, सोनिया, मुझे तुमसे इस किस्म की घटिया बात की तवक्को नहीं थी। तुम मुझ पर यह इल्जाम क्यों लगा रही हो? क्या तुम्हारा दिल भर गया है मुझसे? क्या तुम मुझे छोड़ देना चाहती हो जैसे तुमने अपने माँ बाप को छोड़ा था? किसी ने सच ही कहा था कि आप जिस शख्स के लिए अपने वालिदैन को रुस्वा करते हैं वो उम्र भर आपसे उस रुसवाई का बदला ताने दे दे कर लेता रहता है। मैं गुस्से से फुनकार कर बोली, नहीं तैमूर, मैं आपको कभी भी नहीं छोड़ूंगी, चाहे आप मुझसे जितना मर्जी दामन छुड़ा लें। रात के 1 बजे हम मियां बीवी एक दूसरे पर इल्जामात लगा रहे थे। तैमूर मेरी हालत की परवाह किए बगैर कमरे से निकल गए थे, जबकि मैं सिसकती रह गई थी। सुबह जैसे ही तैमूर घर से निकले, मैं भी घर से निकल गई। मेरे कदम जिल्द के अमराज के माहिर डॉक्टर के क्लिनिक की तरफ बढ़ रहे थे। मैंने डॉक्टर से चेकअप करवाया तो उसके अल्फाज ने मुझे हैरत में डाल दिया था। वो बोला, आपके चेहरे पर यह एलर्जी किसी दवा के बाइस हुई है। यूं लगता है कि कोई खास किस्म का स्प्रे आपके कपड़ों या इस्तेमाल की चीजों पर छिड़की हुई है। इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ आपको नुकसान पहुंचाना है। मेरा सर चकराने लगा था। मैं दवाइयां लेकर घर आ गई थी। जैसे ही घर में कदम रखा, सामने ही तैमूर खड़ा था। वो बोला, तुम बिना पूछे कहाँ गई थी? मुझसे इजाजत नहीं ली तो चलो खैर है, घर में किसी को तो बताकर जाती। मुझे तो पहले ही तैमूर पर बहुत गुस्सा था और अब हमारे दरमियान सिर्फ गुस्सा ही रह गया था। प्यार, मोहब्बत और बर्दाश्त तो खत्म ही हो चुकी थी। मैंने तैमूर की बातों का कोई जवाब ना दिया और अपने कमरे की तरफ बढ़ने लगी थी। तैमूर भी मेरे पीछे ही आया था। वो गुस्से से बोला, मैं तुमसे बात कर रहा हूं सोनिया, तुम मुझे जवाब दिए बगैर आगे कैसे बढ़ सकती हो? मैं एकदम ही फट पड़ी थी। मैं बोली, मैं स्किन स्पेशलिस्ट के पास गई थी। उसने मुझे बताया है कि कोई है जो तुम्हारी इस्तेमाल की चीजों पर एक खास किस्म का स्प्रे का छिड़काव करता है। उसका मकसद मेरा चेहरा तबाह बर्बाद करना है। तैमूर, अगर आप मुझे छोड़ना चाहते हैं तो सीधे तरीके से छोड़ दें। ये साजिशें और चालें क्यों कर रहे हैं? तैमूर आग बगोला हो गए थे। वो बोले, तुम क्या कहना चाह रही हो कि ये सब मैं कर रहा हूं? मुझे पहले पता होता कि तुम्हारी इतनी घटिया सोच है तो मैं तुमसे शादी ही नहीं करता। मैंने तैमूर की बातों का कोई जवाब नहीं दिया और अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। मैंने जैसे ही दरवाजा खोला तो सामने का मंजर देखकर शजदर रह गई, क्योंकि वहां तो मेरा ससुर खड़ा था जिसके हाथ में एक स्प्रे था और वो मेरे तकिए पर छिड़क रहा था। मेरी तरफ देखकर मेरे ससुर के हाथ से वो स्प्रे छूट कर नीचे जा गिरी थी। मेरी कुछ कहने से पहले ही तैमूर की बेयकीन सी आवाज मेरे कानों में गूंजी थी। वो बोले, अब्बू, आप ये सब कर रहे हैं? मैं तो सोच भी नहीं सकता कि मेरा बाप इस तरह की गिरी हुई हरकत कर सकता है। मेरा ससुर बेहद पशेमान था। वो बोला, तैमूर, मैं जो कर रहा हूं वो गलत है। तुमने जो किया क्या वो ठीक था? तुमने अपने बचपन की मंगनी तोड़कर सोनिया से शादी कर ली। इतना ही नहीं, बल्कि तुम तो इसे घर से ही भगा कर ले आए। तुम्हारी मंगनी किसी और से नहीं बल्कि मेरी सगी बहन की बेटी से हुई थी। उसने मुझसे अपना रिश्ता खत्म कर लिया सिर्फ तुम्हारी वजह से। खानदान में मेरी जो बदनामी हुई वो अलग है। सब यही कहते थे कि मजीद का बेटा भगाई हुई लड़की से शादी रचाकर बैठा है। मैंने बदनामी तो बर्दाश्त कर ली, मगर मैं अपनी बहन के साथ कता ताल्लुक की बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैंने आपा से कई बार माफी मांगी है, मगर हर बार उनका यही जवाब सुनने को मिला कि मेरी बेटी को ब्याह कर ले जाओ तो मैं तुमसे रिश्ता जोड़ लूंगी। मुझे मालूम है कि तुम अपनी बीवी के हुस्न के दीवाने हो। जब ये हुस्न ही नहीं रहेगा तो तुम क्या करोगे? तब तो तुम्हें मेरी बात मानकर दूसरी शादी करनी ही पड़ती ना। तैमूर बोले, अब्बू, ये तो मामूली सी एलर्जी है। अगर खुदा न खास्ता मेरी बीवी का चेहरा मुकम्मल तौर पर जल जाए और लोग इससे घिन खाने लगे, तब भी मैं इसे छोड़कर किसी दूसरी लड़की से शादी नहीं करूंगा। मुझे अपनी बीवी की आदत से, उसकी रूह से मोहब्बत है। अब्बू, मेरी मोहब्बत दुनियावी नहीं है। तैमूर की बातें सुनकर
मैं शर्म से पानी पानी होती जा रही थी। मैंने तैमूर के सामने हाथ जोड़ दिए और बोली, खुदारा मुझे माफ कर दे, मैंने आप पर शक किया। तैमूर ने मेरा हाथ मजबूती से थाम लिया और बोले, सोनिया, एक बात याद रखना, मियाँ बीवी के दरमियान जब भी लड़ाई झगड़ा होता है ना, इसके पीछे हमेशा बैरूनी साजिशें होती हैं। कोई ना कोई मियाँ बीवी की मोहब्बत से जलकर फूट डलवाने की कोशिश करता है। मुझे मालूम है तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। मुझे तभी मामला समझ लेना चाहिए था जब अब्बू हर रोज मुझसे पूछते थे कि बहू तुम्हारे लाए गए तकिए पर सोती है या नहीं। इतने में मेरी सास भी कमरे में दाखिल हो चुकी थी। उन्हें जब बात का इल्म हुआ तो उन्होंने अपने शौहर की सरजनिश की। मेरे ससुर ने मुझसे और तैमूर से माफी मांग ली थी। मैंने उनको माफ कर दिया क्योंकि मैं जानती हूं जिंदगी का हुस्न बरकरार रखने के लिए बहुत जरूरी है कि हम लोगों की खताओं को माफ करके आगे बढ़ जाएं। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हां, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।